बता देती हूँ, जब कांग्रेस सीएम चुनती है तो कितना वक्त लेती है, जब बीजेपी सीएम चुनती है तो कितना वक्त लेती है, जरा वो आंकड़ा दिखाइए, जो आंकड़ा हमने आज तक ने तैयार किया है रिसर्च निकालकर। आप देखिए, जब कांग्रेस सीएम चुनती है, कर्नाटक में जब नतीजा सामने आया 5 दिन के बाद सीएम की घोषणा हुई, छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन लगे थे, 2018 की बात कर रहे हैं, राजस्थान 2018 3 दिन, तेलंगाना 2023 में 2 दिन लगे थे, हिमाचल प्रदेश 2022 में 2 दिन लगे थे, मध्य प्रदेश 2018 में 2 दिन लगे थे। तो यहां भी 5 दिन वाला आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के सामने है। जब बीजेपी सीएम चुनती है तो वो थोड़ा और देरी करती है। गोवा का आप देखेंगे 2022 का नतीजा सामने आने के बाद 11 दिन लग गए थे। उत्तराखंड में 2022 का आंकड़ा सामने आने के बाद भी 11 दिन लग गए थे। मणिपुर में 2022 जब रिजल्ट आया था 10 दिनों के बाद मुख्यमंत्री चुना गया था। असम के आंकड़े अगर सामने रखे तो असम में 7 दिन, और यहां पर तो सीएम भी बदल दिया था, 7 दिन के बाद सीएम की घोषणा हुई थी। और गुजरात में भी, जहां पर प्रचंड बहुमत 2022 में पिछले साल दिसंबर के महीने में उसे हासिल किया था, उस समय 2 दिन लगे थे। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का आंकड़ा हमने दिखाया। जल्दी से इस पर टिप्पणी, आप अपनी बात को पूरी कर लें अनुराग जी, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें करती है, अभी बात करी थी जाति जनगणना की, बात करने लगे। अरे भैया, आपके नेता तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं ओबीसी से आता हूं, तो हमने कहा ठीक है, हमारा पीडीए है, आप क्यों नहीं? जाति जनगणना का मतलब ये नहीं होता है। जाति जनगणना का मतलब होता है सामाजिक न्याय, जो आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप चाहते नहीं ना कि समाज के अंदर में वो वर्ग जो नीचे ऊपर आ पाए। हम तो चाहते हैं समाज का हर वर्ग बराबरी पे आए, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। और आप उस बात, अरे लेकिन जनता ने खारिज कर दिया ना। अब आप जाति जनगणना कराते रहिए। अनुराग भदौरिया जी, 3 राज्यों में लगातार राहुल गांधी जी की ओर से जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा कितनी बार रखा गया, लेकिन रिजल्ट बताता है कि जनता ने इसको खारिज कर दिया। जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है। वो कहते हैं कि 4 ही जातियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महिला है, जवान है, किसान है, वो उन्हीं की बातों पर भरोसा कर रही है। मुझे भी बोलने दीजिए, आप जातिगत जनगणना की बात। अच्छी है, 10 सेकंड बोलने दीजिए। जाति जनगणना मुद्दा है, रहेगा। सुन लीजिए, महंगाई मुद्दा है, रहेगा। बेरोजगारी मुद्दा है, रहेगा। मुद्दा है, रहेगा। किसान मुद्दा है, रहेगा। सुन लीजिए, महिला मुद्दा है, रहेगा। ठीक है, चुनाव जीतना अलग चीज होती है। अरे महिलाएं तो आप लोगों के मुकाबले उनको ज्यादा वोट कर रही है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास प्रसाद जी। ठीक है, आप जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला जी। सबको समान, ठीक है, जीतना अलग चीज होती है, सामाजिक न्याय अलग बात है। नहीं अनुराग भदौरिया जी, ये नहीं चलेगा, ये वाला दाव नहीं चलेगा कि चुनाव जीतना अलग बात होती है और हम जो मुद्दे गिना रहे हैं वो अलग बात होती है। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, जनता क्या उन पर भरोसा कर रही है या नहीं कर रही है, लोकतंत्र में यही चलता है और इस बात को पूरे एक डिग्निटी के साथ स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा है, आप बता रहे हैं जनता नहीं मान रही है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, महंगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, जवाब सुनते हैं। जवाब प्रेम शुक्ला जी, मुद्दा तो गंभीर है जो गिना रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। चित्र, अब इनको शांत कराएं। हाँ नहीं, मुद्रा निश्चित तौर पर उनकी गंभीरता इसी से समझ सकती हैं आप। वो जाति की बात कर रहे हैं और श्रीमान रेवंत रेड्डी, जिनको आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वो चंद्रशेखर और केसीआर के बारे में क्या कह रहे हैं कि बिहार के जो है कुर्मी है, नीतीश की जाति वाले हैं और बिहार का डीएनए जो है वो तेलुगु डीएनए से खराब है। तो अनुराग जी जरा बताइएगा, डीएनए खराब है क्या आपका उत्तर प्रदेश बिहार वालों का? दक्षिण से डीएनए खराब है क्या, स्वीकार रहे हैं क्या आप? उस पर आप एकदम शांत हैं, फिर लगे नीचे बोलने। चित्रा जी, ये ध्वनि प्रदूषण जो है, भदौरिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर आप नाराज हो जाएंगे, आपका ऑडियो डाउन करवाऊंगी। अनुराग जी प्लीज, मुझे लग रहा है कि बाकी मेहमानों को भी मौका देना चाहिए। अनुराग जी, माना कि आप अच्छा बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबके बीच में बोलेंगे। ऐसा सोचना चाहिए था ना, जब मैं पहले बोल रहा था तब आप अच्छा नहीं बात बताते थे, मैं नहीं बोला था आपके बीच में। तो ये बीजेपी को आईना दिखाना पड़ता है। नहीं, मेरे बीच में आप 2-3 बार बोल चुके, कुछ देर और बोल लीजिए आप, कुछ देर बोल लीजिए आप, 10-5 मिनट बोल ही लीजिए आप। चित्रा जी से 2-5-10 मिनट का और अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करवा दीजिए प्लीज। अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन करवा दीजिए, अपनी बात रखिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, अब ये जो बार बार कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री, आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री पद की बात सोच सकता है क्या? शिवपाल चचा मुख्यमंत्री पद की बात सोच लिए थे, तो किस तरह से शिवपाल चचा के चक्कर में अपने पिताजी का भी अपमान कर बैठे थे। अब जातियों की बात करते हैं, जाति जनगणना की, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में जाति विशेष के लोग 70% जो है पुलिस थानों के थाना प्रभारी थे। पीसीएस की एग्जाम में सिर्फ एक जाति विशेष के लोग चुनकर आ रहे थे। तो ये आप इस तरह से जो है आप जाति न्याय करने वाले हैं क्या?
ठीक तो है। ये प्रश्न सीधा सीधा जो है इसका उत्तर अभी भी आप पूछ लेंगी, अनुराग भदौरिया यहाँ वहां दाएं बाएं साए सब बोलेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बाकी लोगों से जवाब लेंगे। जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात में देरी हो रही है। शाम 5 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची हैं। शाम 5 बजे ही बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे को मिलने के लिए जाना था, जेपी नड्डा जी से मुलाकात करके राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर चर्चा करनी थी, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। कल रात ही वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंच गई थी, लेकिन अब तक मुलाकात में देरी क्यों हो रही है? जैसे ही इस बाबत और जानकारी निकलकर सामने आती है, आप तक हम पहुंचाएंगे। वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब मुद्दे तो दरकिनार कर दिए गए, जातिगत जनगणना, ओबीसी, ये वो, अब जो रिजल्ट आया है उसी पर बात करेंगे कि जनता ने जो नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी उस पर ज्यादा भरोसा जताया। वरुण पुरोहित जी। देखिए चित्रा जी, भी वैकेंसी की बात हो रही थी, ऐसी खतरनाक सोच ही लोकतंत्र को समाप्त करने वाली सोच है। जहां तक जातीय जनगणना की आप बात करो, देखिए स्टेट्स के चुनाव थे, राजस्थान से मैं आता हूँ, राजस्थान में जातीय जनगणना कोई मुद्दा नहीं था। राजस्थान के अलग मुद्दे मैंने पहले भी आपको बताया था, अग्निवीर है, निजीकरण है, महंगाई है, बेरोजगारी, वो मुद्दे हैं। जातीय जनगणना राजस्थान में हो सकता है, बिहार में, यूपी में फर्क पड़ता हो, राजस्थान में उसका फर्क नहीं है। जहां तक ये परिणाम आए और मोदी जी को पॉलिटिकल सुपरमैन बनाने का जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, देखिए वो गलत है। अगर वो, मैंने फिर कहा, अगर उनका चल रहा होता मैजिक, तो कांग्रेस की इतनी सीटें राजस्थान में नहीं आती, इतने वोट नहीं आते राजस्थान में। अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, आपको असर्ट कर रहा हूं इस बात को कि वसुंधरा जी को माइनस करेंगे तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को धक्का है। वरुण पुरोहित जी, आपकी बात बड़ी अहम हो जाती है। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आती अगर इतना सब कुछ चलता तो फिर ये ईवीएम का रोना क्यों रोया जा रहा है कि ईवीएम में फेरबदल करके बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है? ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी कि एक तरफ आप अपना वोट शेयर गिना रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं भैया इन्होंने तो ईवीएम हैक कर लिया था? नहीं, मैंने उस दिन भी कहा कि ये जो है मूर्खतंत्र मोदी सेंट्रिक सरकार का नहीं, विपक्ष भी मूर्खतंत्र के एंगल्फ हो चुका है, उसके दायरे में आ चुका है। भाई आप तेलंगाना जीत रहे हो, आप आपकी जितनी सरकारें थी, आप पहले पंचायतों स्थानीय निकायों को बैलेट पेपर से कराते, 5 साल आपको मिले थे, दबाव बनाते आप पूरे संसद में। अब 3 महीने पहले ये करने से पब्लिक थोड़ी मानेगी। देखिए, किसी भी चीज का पक्ष लेना चाहिए, निष्पक्ष होकर लेना चाहिए। ठीक है, आज मैंने जी विशाल मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, बाकी लोग भी बचे हुए हैं। चित्रा जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मान्यवर कह रहे थे कि सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं। मैं पूछता हूं, तब आपका सामाजिक न्याय कहां गया था जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक विशेष वर्ग के लोगों को के मुकदमे को छुड़वाने की पैरवी कर रहे थे? बताएंगे आप? तब आपका सामाजिक न्याय कहां गया था जब एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को ही आप जो है आगे बढ़ा रहे थे? तब आपका सामाजिक न्याय कहां गया था जब आपके परिवार में ही जो है पार्टी में ही लोकतंत्र जो है नहीं दिख रहा था? तब सामाजिक न्याय नहीं था। और रही बात कांग्रेस की, अभी राजस्थान में ही हम लोगों ने देखा किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी। तो ये मान्यवर तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का एक नया मॉडल दिया है। जनता उस नकारात्मकता, उस भ्रष्टाचार, उस तुष्टीकरण के खिलाफ है और सरकार भी खिलाफ है उसकी। विकास का मॉडल है, विकास की बात होती है और वहां पर मोदी जी की गारंटी है। तो इसीलिए ये छोड़ दीजिए सामाजिक न्याय का ताना बाना। आप सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए, आपके घोषणा पत्र में एक विशेष वर्ग के लोगों को जो आरोपी थे उनको छुड़वाने की पैरवी की गई थी कि नहीं की गई थी? न्यायालय की फटकार लगी थी कि नहीं लगी थी? आज के मुद्दे पर सामाजिक न्याय नहीं था। आज के मुद्दे पर रहते हैं पंकज शर्मा। नहीं, तब सामाजिक न्याय नहीं था। हाँ। तो ये कह लीजिए कि ये केंद्र सरकार है सत्ता में आने के लिए ये तुष्टीकरण, ये जाति जनगणना और तमाम तरह के जो प्रलोभन है, जनता इसको समझ चुकी है और वो विकास के मॉडल को फॉलो कर रही है जो कि आज प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। एक नई राजनीति शुरू हुई है। अब राजनीति की दशा और दिशा बदल चुकी है। आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए। यह सामाजिक न्याय का लोगो देकर तो जो है टैग लगाकर उसके पीछे की अपनी संकुचित भावना को प्रदर्शित मत कीजिए। ना, सामाजिक न्याय नहीं। चलो ठीक है, आखिरी मिनट बाकी है। पंकज शर्मा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, अवसर हो गया। पंकज शर्मा जी, फिर तो अगर वो गिना रहे हैं कि जातिगत जनगणना और ओबीसी ये मुद्दा राजस्थान में नहीं था, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तमाम मुद्दे थे, यानी कि इन मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है जनता ने और इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दिया। इसका तो सीधा मतलब यही निकाला जाएगा पंकज शर्मा जी। नहीं, ये तो बहुत सामान्यीकरण है कि जनता ने इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है। ये मुद्दे जीवंत मुद्दे हैं और ये जनता के दिमाग में है। अब ये नतीजे किस तरह आए हैं, कैसे आए हैं, ये बड़ी एक हैरत की बात है। इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। इसके बहुत से जो मशीनों में
मशीनों के बारे में जो तथ्य अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अब रह गई तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों की बात, जो आज का आपका मूल विषय है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखना सिर्फ है कि क्या कोई स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र निर्णय क्षमता और स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत रखने वाला व्यक्ति इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बन पाता है या नहीं बन पाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व कोशिश करेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति तीनों राज्यों में से कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चलिए ठीक है, अब बीजेपी आला कमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। यकीनन जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, सभी की निगाह इसी बात पर है कि तीनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन 2024 की सियासत भी इसी के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2019 में नारा लगाया गया था मोदी है तो मुमकिन है, वो नारा चल पड़ा। 303 सीटें बीजेपी ने जीती, एनडीए ने 353 जीती। और अब मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। उसका नारा कितना दम दिखाएगा या फिर विरोधी दल बाजी मार ले जाएंगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।